So now lecture 2 now क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कॉलम 1 में कुछ पेयर ऑफ लाइंस है और कॉलम 2 में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो वन और मोर ऑप्शंस जो है कॉलम 2 में हमें मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले ए जो है लाइन 1 और लाइन 2 दे रखी है, एक वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, दूसरी पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो इनके बारे में बताना है कोप्लेनर है या नहीं है, या इंटरसेक्टिंग है या फिर नहीं है ना। तो जैसे लाइन 1 है, ए में लाइन 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू z माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू t। ठीक है, ठीक है, और ये जो लाइन लिखी हुई है लाइन 2, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y, डायरेक्शन उसकी ये है, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, z माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 10। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, लाइन 1 की डायरेक्शन ए वेक्टर बोल दिया वो है 1 1 माइनस 5, इसकी डायरेक्शन को बोल दिया बी वेक्टर वो है आपका 2 2 माइनस 10। तो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, मतलब लाइंस आपकी पैरेलल हो गए, लाइंस पैरेलल हो गए। ठीक है, अब पैरेलल तो है, अब पैरेलल में दो केस हो सकते हैं कि ये कोइंसाइड करे या फिर नहीं करे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, 1 1 माइनस 5। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कोइंसाइड कर रही है नहीं कर रही है। तो हमने क्या किया, इस पर एक पॉइंट हमें पता है क्या है 1 0 2 यहाँ पर, और इस पर एक पॉइंट पता है 2 1 माइनस 3। तो ये मान लो x मान लो, इसको y मान लो, तो एक्स वाई वेक्टर आपका क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 5। ठीक है, तो एक्स वाई वेक्टर भी यही आ रहा है, मतलब x और y इसी लाइन, एक ही लाइन में आ रहे होंगे। एक्स वाई वेक्टर 1 1 माइनस 5 आ रहा है, उसकी डायरेक्शन ही वही है, मतलब कहने का है कि x और y भी एक ही लाइन में आ रहे होंगे, और उसकी डायरेक्ट उस जो वेक्टर है वो क्या हो रहा है 1 1 माइनस 5। तो कहने का मतलब है कि दोनों लाइन कोइंसाइड करे, एक्स और वाई एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब दोनों लाइन एक ही हो गए। तो लाइन क्या कर रही है आपकी, कोइंसाइड कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, नॉन कोप्लेनर लाइंस गलत है। लाइंस लाई इन यूनिक प्लेन, ये तो इनफाइनाइट प्लेन में आ रही है। यदि एक लाइन है तो वो तो इनफाइनाइट प्लेन में आती है। इनफाइनाइट प्लेन्स कंटेनिंग बोथ द लाइंस। ओके, हाँ, इनफाइनाइट प्लेन्स कंटेनिंग बोथ द लाइंस, ये आपका आंसर हो गया ए के लिए, क्योंकि एक लाइन से पास होने वाले कितने प्लेन्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड बी में बोला गया है यहाँ पर, अब यहाँ देखो आप कि इसका जो डायरेक्शन है वो 2 2 माइनस 1 है, इसकी डायरेक्शन 1 माइनस 1 3, तो पैरेलल तो नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई तो वो क्या हो जाएगी, कोप्लेनर लाइंस हो जाएगी, एक ही प्लेन में आगे, या फिर स्क्यू लाइंस हो सकती है। आ रही बात समझ में। तो इसके लिए हमने क्या किया कि बी पार्ट में क्या किया हमने कि हमें जो पता है कि वेक्टर एक, इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो है 2 2 माइनस 1। ठीक है, और इस एक वेक्टर हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 और 3। ठीक है, और एक पॉइंट हमें इस पे पता है 1 3 2 1 3 2, और इस पर एक पॉइंट है 2 6 माइनस 2। अब यहाँ पे कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर का केस बनता है। तो यदि ये लाइंस यदि कोप्लेनर हुई तो ये दोनों पॉइंट भी उसी प्लेन में आएंगे। आगे बात समझ में। तो यदि यदि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है तो ये वेक्टर 2 2 माइनस 1, ये वेक्टर 1 माइनस 1 और 3, और ये वेक्टर जो बनेगा 1 2 माइनस 1 1 6 माइनस 3 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, तो इनका एसटीपी तीनों वेक्टर का बॉक्स मतलब ये डिटरमिनेंट उनका 0 हो जाना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट देखें तो कितना आ रहा है 2 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 1 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो हो गया माइनस 10 माइनस 14 प्लस 14 0 आ रहा है।
तो कहने का मतलब इसका इसका और ये जो वेक्टर है इसका बॉक्स 0 है, मतलब तीनों वेक्टर क्या हुए, कोप्लेनर। तो कहने का मतलब है कि दोनों लाइन क्या आ रही है, कोप्लेनर आ रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, नॉन कोप्लेनर लाइंस लाइन में यूनिक प्लेन, बिल्कुल सही है। जो दोनों लाइंस है वो एक प्लेन में आ रही है। आगे बात समझ में, ठीक है। नाउ सी पार्ट में क्या बोला गया है, देखो लाइन 1 लाइन 2 दे रखी है, ठीक है। तो इसको भी हम वही उसी फॉर्म में लिखते हैं जैसे उधर लिखा था। तो ये लाइन 1 जो है वो लिखी हुई है x अपॉन में -6, y -1/9 और z अपॉन में -3, सही है। ओके, और ये जो लाइन है लाइन 2 ये लिखी हुई है x -1/2, y -4/3 एंड z अपॉन में 1 इज इक्वल टू s। ओके, तो इसकी डायरेक्शन जो है -6 9 -3 है, इसकी डायरेक्शन 2 -3 1 है। ओके, अब यहां से देख सकते हो कि दोनों जो है पैरेलल है, दोनों जो है पैरेलल है, दोनों वेक्टर मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये पैरेलल भी हो सकती है या फिर कोइंसाइड कर सकती है। आगे बात समझ में। तो इसको जैसे हमने ये चेक किया था वैसे इसको भी चेक कर लेते हैं। इस लाइन 1 पर लाइन 2 पर हमें 2 पॉइंट पता है। इस पर पॉइंट क्या है 0,1,0 और इस पर है 1, ये 4 है 1,4,0 1,4,0। तो हमने ये वेक्टर निकाला तो ये वेक्टर हो गया आपका 1,3,0 और इसकी डायरेक्शन में वेक्टर था ये या ये एक ही बात है। तो ये और ये अलग अलग है, मतलब जो ये वाला केस बन रहा था वो केस नहीं बनेगा। यहाँ पर एक्स और वाई एक ही लाइन में आ रहे थे क्योंकि जो वेक्टर बन रहा था वो ये बन रहा था, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो लाइंस यहाँ पर कोइंसाइड नहीं कर रही, तो लाइंस पैरेलल है। यदि लाइंस पैरेलल है तो कोप्लेनर तो है ही। तो लाइंस लाइन यूनिक प्लेन बिल्कुल सही है, क्यों हो गया। इनफाइनाइट प्लेन्स कंटेनिंग बोथ द लाइंस, नहीं, दो पैरेलल लाइन है एक ही प्लेन में आ रही है, वो हम बात कर चुके हैं। लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल लाइंस है। ओके, नाउ कौन सा पार्ट बच जाता है आपके पास, डी। डी में क्या है, ये इसका डायरेक्शन है 1 2 3, इसकी डायरेक्शन है -4 -3 2। तो ये पैरेलल तो नहीं है क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन पैरेलल नहीं है। तो लाइंस पैरेलल नहीं है तो लाइंस फिर इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर स्क्यू लाइंस हो सकती है। तो स्क्यू लाइंस है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जैसे हमने किया ये वेक्टर तो 1 2 3 -4 -3 और 2 और इनके पॉइंट से ये यहाँ पॉइंट है 0,1,2 और इस पर एक पॉइंट है 3,2,1। तो इनसे जो एक वेक्टर बन रहा है 3 2 -1 1 1 -2 -1। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 3 वेक्टर का एसटीपी निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, उनका एसटीपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एसटीपी 0 आ गया तो वो वेक्टर कोप्लेनर हो गए, मतलब वो दोनों लाइन एक ही प्लेन में आ जाएगी जैसे हमने यहाँ किया था बी पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो 3 -2 1 -2 4 -6 -2 +3, ये हो गया -4 +9 तो हो गया 5। तो ये नॉन जीरो आ रहा है, कहने का मतलब है कि वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। इसका मतलब लाइंस आपकी क्या है, स्क्यू लाइंस है। तो लाइंस स्क्यू है तो नॉन कोप्लेनर हो गया। तो डी के लिए आ गया आपका पी एंड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एस। तो इसके लिए आर क्यू क्यू एस एंड पी एस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। Okay, now question number 9. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट acute angle between two plane faces of regular tetrahedron is cos inverse 1 by √3. Okay, so क्वेश्चन नंबर 9 रेगुलर टेट्राहेड्रन बोला है। तो मान लो एक फेस ये हो गया ए बी और सी और इधर ले लिया हमने डी।
ठीक है। तो डी जो है हवा में लिया, डॉट का मतलब क्या है कि वो इस प्लेन में नहीं है, एबीसी इस प्लेन में है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, ओके। रेगुलर बोला है उसने, तो सब हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन ले लिया, इसको ए वेक्टर ले लिया, इसको बी वेक्टर ले लिया, इसको सी वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी, और ये हो गया ओ सी, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बिटवीन द टू प्लेन फेसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल कोस, ओके, ठीक है। तो वही देखो, ये जो प्लेन है ए डी सी, इसके लिए नॉर्मल वेक्टर मतलब इस प्लेन ए डी सी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, उसको बोल दिया n1 वेक्टर। सिमिलरली ओ सी बी, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है, आ रही बात समझ में, उसको बोल दिया n2 वेक्टर। और रेगुलर बोला गया है, तो आप जो एजेस है वो सब सेम होगी, तो सभी को हमने यूनिट वेक्टर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड आप ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, ओके। और हमें ये इंफॉर्मेशन रेगुलर बोला है, तो ये जो एंगल होगा ओ ए और ओ सी के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ओ बी और ओ सी के बीच ये जो एंगल होगा वो भी कितना होगा आपका, 60 डिग्री। आ रही बात समझ, मतलब ओ ए ओ सी के बीच का एंगल 60 डिग्री, ओ बी और ओ सी ये एंगल भी कितना होगा आपका, 60 डिग्री, ठीक है। तो n1 वेक्टर आपका हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक। n2 वेक्टर आपका हो जाएगा हाफ ऑफ सी क्रॉस बी, बाहर की तरफ लेना है ना डायरेक्शन। वैसे हम तो बात समझ में आ रही है, ये जो फेस है वो एक प्लेन है, तो प्लेन का हम नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं, आगे बात समझ में। तो फेसेस के बीच में वही एंगल होता है जो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, या ऐसे समझो कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो उनके नॉर्मल के बीच का यदि हम एंगल निकाले तो वही आपका प्लेन के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है उसको हमने बोल दिया कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मॉड n1 मॉड n2, ठीक। और एंगल जो आता है वो प्लेन के बीच में एक्यूट एंगल ही हम बताते हैं, तो इसलिए मॉड लगा दिया, ठीक है। सो नाउ cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ a क्रॉस c डॉट c क्रॉस b डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस, तो हाफ ऑफ a क्रॉस c का मॉड इंटू हाफ ऑफ c क्रॉस b का मॉड, ठीक है। इनके बीच का एंगल हमें पता है क्या, 60 डिग्री, मॉडुलस कितना है 1, तो cos थीटा आपका हो जाएगा हाफ ऑफ, अब ये जो लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान समझो, इसको बोल दो आप आर वेक्टर, तो आर सी बी का बॉक्स लिखा है, तो बॉक्स में हम डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। या ऐसे समझो कि ये आर वेक्टर लिखा है, तो डॉट का हम डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या लिखा है, ए सी आर का बॉक्स, तो ए क्रॉस सी डॉट आर लिखे या ए डॉट सी क्रॉस आर लिखे, एक ही बात है। तो ए डॉट सी क्रॉस आर बोले तो ये, तो सी क्रॉस बी, ये समझ में आना चाहिए। यदि बॉक्स है तो हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स किसका था, ए सी आर का, है ना। हाफ ऑफ, नीचे भी हाफ है तो कैंसिल हो गया, यही कैंसिल कर दो। ए का मॉड 1, सबका मॉड कितना लिया हमने 1, क्योंकि एज जो है वो सबकी इक्वल होगी, क्योंकि रेगुलर बोला गया है, तो मॉडुलस कितना हो गया 1, और ये हो जाएगा साइन कितना है, उनके बीच का एंगल कितना है 60, तो साइन 60 हो गया √3/2, ये भी साइन 60, तो √3/2, आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका ए डॉट। अब वीटीपी के लिए क्या बोलते हैं, बीच वाला जो भी वेक्टर है माइनस जो बच गया, और तो सी ले लिया तो सी डॉट बी डॉट सी होगा इधर, ओके, और बी लिया तो सी डॉट सी, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/4, ओके। नाउ ये हो गया बी डॉट सी, और वो हो गया ए डॉट सी डिवाइडेड बाय 3/4, और बी डॉट सी मॉडुलस तो 1 है बी और सी का, और बी और सी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना है 60 डिग्री, तो बी डॉट सी हो गया आपका हाफ ए डॉट सी भी, ए डॉट सी मतलब ये और ये, इसके बीच का एंगल कितना है 60, तो वो भी हो गया हाफ, तो डिवाइडेड बाय 3/4, और ठीक है। अच्छा, और इधर बचता है ए डॉट बी डॉट सी, ये जो डॉट है ना बाहर, तो बी डॉट सी इंटू ए डॉट सी हुआ, और माइनस ए डॉट बी आएगा इधर, माइनस ए डॉट बी भी चलेगा साथ में, तो ये था हाफ इंटू हाफ, और ए डॉट बी जो होगा वो भी उसके बीच का भी एंगल 60 होगा, तो ये भी हो गया आपका हाफ डिवाइडेड बाय 3/4। तो हम मॉडुलस लेके चल रहे थे क्योंकि एक्यूट एंगल निकालना है,
तो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है वो, ठीक है, मॉडुलस लेके चल रहे थे, तो ये आपका हो गया 1/4 माइनस 1/2, तो ये भी हो गया 1/4, 3/4, तो ये आ गया 1/3। सो दैट मीन्स कॉस थीटा कितना आ गया आपका 1/3। तो थीटा कितना हो गया, थीटा यहाँ पर 0 से पाई होता है, या यहाँ पर एक्यूट एंगल ही बताते हैं 0 से π/2, तो ऐसे इनवर्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा की जो रेंज है 0 से पाई है, 0 से पाई होता है, तो मैं दोनों तरफ कॉस इनवर्स लूँ, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या खुलेगा, थीटा खुलेगा। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक, 9, तो रेगुलर है तो आपको ध्यान रखना है कि जो एजेस में हमने जो वेक्टर लिए हैं उनके सबके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सारे इक्विलेटरल बनना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड आर वेक्टर सच दैट टी आर वेक्टर प्लस आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि टी आर वेक्टर प्लस आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी वेक्टर है। आगे बात समझ में? तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना है समझो। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए के साथ क्रॉस कर दिया। ए के साथ यदि क्रॉस किया तो ये हो गया आपका टी आर क्रॉस ए, और ये हो जाएगा आर क्रॉस ए। ठीक है, क्रॉस ए, ये हो गया बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये टी आर क्रॉस ऐसे चलने दो, और ये जो लिखा हुआ है ये वीटीपी कैसे खुलेगा, बीच में कौन सा वेक्टर है, ए, तो ए माइनस आर वेक्टर। तो ए के साथ क्या आ जाएगा, आर डॉट ए, और आर के साथ क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक, अब हमें तो आर वेक्टर निकालना था, आर डॉट ए और आर क्रॉस ए हमें पता नहीं। हाँ, आर क्रॉस ए तो पता है, आर क्रॉस ए कितना है, बी वेक्टर माइनस टी आर वेक्टर, कोई दिक्कत, बी वेक्टर माइनस टी आर वेक्टर हो गया। और आर डॉट ए निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको डॉट ए से डॉट कर दिया, तो ये हो जाएगा टी आर डॉट ए, और आर क्रॉस ए डॉट ए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दो वेक्टर्स कोलिनियर आ रहे हैं तो उनका एसटीपी 0, और इधर हो गया ए डॉट बी। तो आर डॉट ए कितना आ गया आपका, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय टी, ए वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर आर वेक्टर जहां भी आ रहा है उसको समेट लो एक साथ, तो ये हो गया बी टी बी वेक्टर या टी बी वेक्टर माइनस टी स्क्वायर आर प्लस ये लिखा हुआ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय टी ए वेक्टर माइनस मॉड ए स्क्वायर आर वेक्टर, ये हो गया बी क्रॉस ए, या फिर इसको हम लिखना चाहे तो माइनस ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। और आगे बात समझ में, तो आर वेक्टर वाली कहानी राइट साइड ले गए तो क्या क्या है, टी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है, और बच क्या जाता है, टी बी वेक्टर प्लस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय टी ए वेक्टर, और ये कहानी इधर आएगी तो ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, तो आर वेक्टर आ गया, इसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये वेक्टर आर वेक्टर जो आ गया वो आ गया ए बी और टी के टर्म में, जो गिवन क्वांटिटी थी वो उसके टर्म में आ गया। आगे बात समझ में, इसको करने का एक और रास्ता हमारे पास, अब हम जानते हैं कि यदि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है हमारे पास स्पेस में, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो कोई भी फोर्थ वेक्टर हो आप उसको इन तीनों वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो उसने क्या दे रखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर जो है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, सॉरी दो तो कोप्लेनर हमेशा होंगे, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो ए क्रॉस बी जो है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा एक प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब ये वेक्टर, तो ए क्रॉस बी, ए और बी तीनों क्या हो गए, नॉन कोप्लेनर। तो हमें जो चाहिए आर वेक्टर, उसको हम इन तीनों के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड ये ए क्रॉस बी। यहाँ पे क्या हमने लगाया है कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस में है उसको हम इन 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, तो उसको कैसे लिखते हैं हम ऐसे, आगे बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड निकालना है। तो आप क्या करोगे आगे, मैं बता देता हूँ क्या करना है। अब आर वेक्टर जो है यहाँ पर लिखो, आगे बात समझ में, और ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है।
तो उसमें एक इक्वेशन ऐसी बनेगी, मतलब ए वेक्टर का कुछ कोफिशिएंट, बी वेक्टर का कुछ कोफिशिएंट और ए क्रॉस बी का कुछ कोफिशिएंट। क्या करना है आपको, आर वेक्टर ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें आप रख दो, ठीक है, और कुछ वो ऐसा बनेगा कि ए वेक्टर का कुछ कोफिशिएंट, बी वेक्टर का कुछ कोफिशिएंट और ए क्रॉस बी का। तो हम जानते हैं यदि तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा लिखा गया है, तो वो कब पॉसिबल है, जब ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए। जैसे हम बोले कि एम वेक्टर, या ऐसे समझो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो उसको हमने लिखा लैम्डा 1 ए वेक्टर, लैम्डा 2 बी वेक्टर, लैम्डा 3 सी वेक्टर। तो यदि तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 को जीरो होना पड़ेगा। तो ऐसे हमने ये भी बोला यहाँ पर, तो ये सेम रिजल्ट आएगा यहाँ से जो आया है, ठीक है, ये खुद ट्राई करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, find the distance of the point 1 comma minus 2 comma 3 from the plane x minus y plus z is equal to 5 measured parallel to the line x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by minus 6। 1 comma minus 2 comma 3 ये एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा देते, ओके। बट उसने क्या बोला है कि ये जो एक लाइन दे रखी है, लाइन एल, तो इसके पैरेलली मेजर करना है डिस्टेंस। आगे बात समझ में, इसको हमने कुछ बोल दिया पॉइंट ए, ठीक है। तो ये जो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो मान लो कि जो इस प्लेन पर एक पॉइंट आ रहा है उसको बोल दिया हमने पी, बी। आगे बात समझ में, इस लाइन की डायरेक्शन हमें पता है, लाइन की डायरेक्शन क्या है 2, 3, -6। तो ए बी से जो पास होगी लाइन, तो हमें ये लाइन पूरी निकाल सकते हैं, लाइन की इक्वेशन तो निकाल सकते हैं। बट उसने क्या पूछा है कि ए से बी की, ए से इसकी डिस्टेंस कैसे, इसके पैरेलल आप मेजर कर रहे हो, मतलब आपको ए बी बताना, इतना लाइन सेगमेंट बताना है। तो लाइन की इक्वेशन तो आई जाएगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी 1, -2, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ उसकी डायरेक्शन हमें पता है। आगे बात समझ में, बोलो आती है बात समझ में ये, ठीक है। अब b क्या होगा, किसी लैम्डा के लिए b पॉइंट आपका ले सकते हैं 1 + 2 लैम्डा, कॉमा -2 + 3 लैम्डा, कॉमा 3 + -6 लैम्डा, ठीक है। आ रही बात समझ में ये, बोलो भाई, आ रही है। अब हमें लैम्डा, यदि लैम्डा निकल जाएगा तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो b की खासियत क्या है कि वो प्लेन पे आ रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x - y + z = 5। तो x कितना है 1 + 2 लैम्डा, y कितना है -2 + 3 लैम्डा, एंड z कितना है 3 - 6 लैम्डा = 5। इसको सॉल्व कर ले हम, तो ये हो गया 1 + 2 लैम्डा + 2 - 3 लैम्डा + 3 - 6 लैम्डा = 5। तो ये हो गया 3, 5, 6, 2 लैम्डा - 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो हो गया -7 लैम्डा = 5। सही है। तो लैम्डा जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 1/7, लैम्डा 1/7 आ रहा है। तो बी जो है, बस तो बी पॉइंट आ गया आपके पास, बी पॉइंट आ गया। या फिर ऐसे बोलो कि ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा 1 + 2 लैम्डा -1, तो 2 लैम्डा, कॉमा दिस माइनस दिस, तो 3 लैम्डा, दिस माइनस दिस, तो -6 लैम्डा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा √, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा मॉड के साथ, √2² 4 + 3² 9 + 6² 36। लैम्डा कितना है हमारे पास 1/7, और ये हो गया √49, तो 7/7 1। आंसर इज 1। कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन है ना, बस ध्यान रखना है इसके पैरेलल मेजर करना है, तो वो ये हो गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप ये डिस्टेंस बताओ कि ए से आपने परपेंडिकुलर डाला,
ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इस लाइन के पैरेलली हमने डिस्टेंस मेजर की, तो ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे इसके लिए बेस्ट ये होगा कि ऐसा मत करना आपकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा गया कि ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला और ये बी बोला है, ठीक है। बी भी कुछ ऐसे लैंग्वेज में बोल रखा होगा, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे बेटर यही करते हैं कि ये डिस्टेंस निकाल लो जैसे अभी निकाली है, और ये जो है ये डी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम जानते हैं, तो ये जो है 90 डिग्री बनेगा। तो पाइथागोरस से आप ये जो है आसानी से बता सकते हो। यदि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हो तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, find the shortest distance and the vector equation of the line of the shortest distance between the lines given by r vector this and this। okay, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ट्वेल्व में है, दो लाइन दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3,8,3 प्लस लेमडा 3,-1,1, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन है -3, -7, 6 प्लस म्यू 3,2,4। ठीक है भाई, तो इसने जो बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए तो ऑब्वियस है कि जो लाइन से आपकी वो कैसी लाइंस होगी, स्क्यू लाइंस होगी। तो एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन कुछ ऐसी गई है, ठीक है। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है भाई, कि एक जो लाइन होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो आपसे जो पूछा गया है, इस लाइन की इक्वेशन भी पूछी गई, इसको हमने बोल दिया ए पॉइंट, इसको बोल दिया बी पॉइंट। तो इस लाइन की आपसे इक्वेशन भी पूछी गई है और ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये भी पूछा गया है। दो स्क्यू लाइन से, तो उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है कि उस लाइन के डायरेक्शन में हम इस लाइन के में जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कैसे कि इस पे दो कोई भी पॉइंट है, उसका प्रोजेक्शन इस ए बी वेक्टर पे, वो हमें सीधा डिस्टेंस दे देता है। बट यहाँ पर लाइन की इक्वेशन पूछी गई है तो फिर वैसा नहीं करेंगे। हम इसकी डायरेक्शन पता है, एक इस लाइन की डायरेक्शन पता है 3,-1,1, इस लाइन की डायरेक्शन पता है 3,2,4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए जो है किस पर आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं 3 + 3 लेमडा, 8 - लेमडा, 3 + लेमडा, ठीक है। और इस लाइन पर बी लाइन, इस पर कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं हम -3 + 3 म्यू, -7 + 2 म्यू एंड 6 + 4 म्यू। आगे बात समझ में। अब जो ए बी वेक्टर बनेगा आपका, ए बी वेक्टर क्या बनेगा, दिस माइनस दिस, तो -6 + 3 म्यू -3 लेमडा, ये हो गया -15 + 2 म्यू प्लस लेमडा, और ये हो गया 3 + 4 म्यू - लेमडा, ठीक है। अब म्यू और लेमडा निकालने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, 2। और वो दो इक्वेशन कैसे आएगी कि ए बी वेक्टर जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ए बी डॉट दिस 0, क्योंकि ये जो है ए बी वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लाइन के डायरेक्शन में, लाइन के मतलब इसकी जो लाइन की डायरेक्शन है वो ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो दिस डॉट दिस 0, तो 3 टाइम्स दिस, तो -18 + 9 म्यू -9 लेमडा, -1 टाइम्स दिस, तो +15 -2 म्यू लेमडा, और 1 टाइम्स दिस, तो 3 + 4 म्यू लेमडा इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। और दूसरी इक्वेशन, ए बी वेक्टर इसके ही परपेंडिकुलर इस लाइन के, तो दिस डॉट दिस 0, तो 3 टाइम्स दिस, -18 + 9 म्यू -9 लेमडा,
2 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन भाई लेंदी है, बिल्कुल माना जा रहा है। 2 लैम्डा, ये है 4 टाइम्स दिस, तो 12 प्लस 16 म्यू माइनस 4 लैम्डा। ठीक है, अब म्यू और लैम्डा में इस दोनों को सॉल्व करो तुम। ठीक है, तो म्यू और लैम्डा जैसे ही आए, म्यू और लैम्डा आ गए तो आपके पॉइंट ए और बी आ गए। तो पॉइंट ए और बी क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो ये आता है 3, 8, 3, और ये आता है -3, -7 और 6। मतलब लैम्डा और म्यू जो है आपके 0, 0 आएंगे। देख लेते हैं हम, यहीं से पता चल जाएगा आपको। आसान कैलकुलेशन है, देखो भाई कैलकुलेशन उसने आसान कर दिया। तो ये है 18, 18, 0, 9 म्यू -2 म्यू प्लस 4 म्यू, तो 9 -2 7 प्लस तो 11 म्यू, और -9 -10 -11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो रहा है, -18 -13 प्लस 12, तो कितना हो गया ये भाई, ये -18 है ना, तो लैम्डा और म्यू 0 होगा, तो ये तो फिर नहीं होगा। देखो एक बार, ये कितना हो गया, 9 म्यू 4 म्यू और ओके। तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पर करेक्शन है, वहां पर मिस प्रिंट है, यहाँ -3 होना चाहिए। तो जो पॉइंट भी है वो भी चेंज हो जाएगा, -3 म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ए बी वेक्टर आपका आएगा -3 म्यू हो जाएगा ये भी। ठीक है, बस इतना चेंज करना है भाई। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -9 म्यू होगा, और इधर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बात समझ में, यहाँ पर 3 की जगह -3 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा +18 +9 म्यू, और ये भी +9 लैम्डा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ अलग होगा अब। इधर कांस्टेंट 0 हो गया, -9 म्यू -2 -11 म्यू +4 म्यू, तो -7 म्यू। लेमडा के देखें हम तो -9 -1 -10 -11, तो यहाँ से तो ये आ गया 7 म्यू +11 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर ये कांस्टेंट फिर 0 हो गया, तो 9 + 4 13 +16 29 म्यू, और लैम्डा इधर से आ गया 9 + 2 11, है ना, 9 + 2 11 -4, तो +7 लैम्डा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करें तो म्यू और लैम्डा 0 हो भाई, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है म्यू और लैम्डा 0 आ गए तो आपके पॉइंट्स आ गए। ठीक है, क्या दिक्कत थी, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, यहाँ पर -3 है। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गए तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, और आपसे ए बी पूछा गया है, तो ए बी हो जाएगा, यहाँ से जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 6i कैप, ए बी बोला है तो -6i कैप -15j कैप +3k कैप, तो जो डिस्टेंस होगी वो इस वेक्टर का मॉड। ठीक है, या फिर यदि आपसे पूछा सीधा डिस्टेंस पूछा जाए, जो मैक्सिमम केसेस में पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, इस पर आपको एक पॉइंट पता है 3, 8, 3, और इस पर एक पॉइंट पता है -3, -7 और 6। तो इसको ज्वाइन करके मान लो ये x बोला ये y, तो ये आपका आ गया xy वेक्टर। ठीक है, अब ए बी वेक्टर के ये पैरेलल नहीं है ना, दिख रहा है डायग्राम में बना होगा पर ऐसा है नहीं है। मान लो ऐसे ले लो xy, आगे बात समझ में, ये xy। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको कुछ बोल दिया हमने ए वेक्टर, इसको बोल दिया बी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी। तो इस xy का प्रोजेक्शन ए क्रॉस बी पर, तो xy का प्रोजेक्शन किस पर, ए क्रॉस बी पर। तो प्रोजेक्शन पे तो ये जिस पे प्रोजेक्शन लिया जाता है उसका यूनिट वेक्टर, तो ये जो डिस्टेंस आएगी यही आपकी स्क्यू लाइंस की बीच की डिस्टेंस होती है। मतलब इन ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन, ये नॉर्मल वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी। ठीक है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो अब वहां से भी करो तो यहाँ से जो आएगा, आगे बात समझ में। डिस्टेंस पूछता है तो हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, हमेशा इतना नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13. 13 में क्या बोला गया भाई, देखो The vector C directed along the internal bisector of the angle between the vectors this and this with magnitude 5√6 is. ओके एक वेक्टर है आपके पास 7 आई के, उसको बोल दिया ए वेक्टर क्या है 7 कॉमा -4 कॉमा -4, ठीक है। एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वो है -2 कॉमा -1 कॉमा 2, ठीक है। एक सी वेक्टर जो है वो किसकी डायरेक्शन में है, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन में हम वेक्टर क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया, तो ए के प्लस बी के मतलब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर है, बात समझ में आ रही है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या इस वेक्टर का। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर पता है, वो क्या है ए के प्लस बी के। अब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है तो हमने क्या किया, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आपका सी वेक्टर है वो पूछा गया लेमडा ए के प्लस बी के। आगे बात समझ में। तो हमसे जो पूछा गया ध्यान से समझो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड उसने बोला है 5√6। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर पता चल गया ए के प्लस बी के। तो जो वेक्टर है आपका वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब लेमडा हमारा पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में। तो सी वेक्टर आपका हो गया लेमडा टाइम्स ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर हो जाएगा 7 आई के -4 जे के प्लस 7 -4 के केप डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 49 प्लस 16 32, तो हो गया 9, मैग्नीट्यूड 9 है, ठीक है। इसको लिखेंगे हम प्लस -2 आई केप -j के प्लस 2 के केप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड है 3, ठीक। तो सी वेक्टर आपका आ गया लेमडा टाइम्स लेमडा बाय 9, 7 एलसीएम लिया तो 7 - 6 1 -4 -3 -7 -4 + 6 2, ठीक है। और सी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है उसने 5√6, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, तो इसका मॉड का स्क्वायर कर दिया तो लेमडा स्क्वायर अपॉन में 9 का स्क्वायर 81, और ये हो जाएगा 49 + 4 + 1, तो ये हो गया 54। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका 25 × 6 लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81 × 54, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर जो है वो हो गया, ये हो गया 9, तो लेमडा स्क्वायर आ गया 25/9, दैट मीन्स लेमडा हो गया आपका 5 ± 5/3। प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन इसकी इधर भी हो सकती है, हमें तो ये लाइन है इसकी डायरेक्शन में 2 वेक्टर होंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस ले लिया। तो आपका जो सी वेक्टर आ गया ± 5/3। एक मिनट, ये 9 ऊपर जाएगा ना तो 25 × 9 होगा ये, तो ये हो गया 15 ± 15, तो ±5 × 3 करो या 15 करो, क्योंकि जब यहाँ रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा ± 5/3 1 आई के -7 जे के प्लस 2 के, तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। यदि एक्सटर्नल बोलता है तो उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर क्या हो जाता है, ए के माइनस बी के या बी के माइनस ए के। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में क्या बोला है, 14 में बोला है इफ ABCD आर एनी 4 पॉइंट्स देन AB क्रॉस CD प्लस BC क्रॉस AD प्लस CA क्रॉस BD मॉडुलस इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्राइस ऑफ। ओके,
सिंपल क्वेश्चन है। मॉड ए बी सी डी के हमने पोजीशन वेक्टर मान लिए, स्मॉल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ओके, तो ए बी वेक्टर जो लिखा है वो क्या लिखा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी डी, डी माइनस सी, ओके, प्लस बी सी लिखा हुआ है सी माइनस बी, और ए डी लिखा हुआ है डी माइनस ए, प्लस सी ए क्या लिखा हुआ है, ए माइनस सी, और बी डी लिखा हुआ है डी माइनस बी, मॉडुलस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस सी। यहां पर सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। इधर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस डी एंड प्लस सी क्रॉस बी। क्या क्या गायब हो रहा है वो देख लो, बी क्रॉस डी और बी क्रॉस डी, बिल्कुल प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बी क्रॉस सी, और ये सी क्रॉस बी है तो ये कैंसिल मत कर देना, माइनस बी क्रॉस सी, और इस सी क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस सी, तो ये हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस डी ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ कैंसिल हो गया। नाउ ए क्रॉस सी और सी क्रॉस माइनस साइन के साथ है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी। ठीक है, ये और ये हो गया, सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी कैंसिल हो गया, और इधर क्या है, बी क्रॉस है माइनस ए क्रॉस बी, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ओके, तो यहां पर मॉडुलस से 2 बाहर ले लिया, ये लिखा हुआ है माइनस ए क्रॉस बी, ये लिखा हुआ है माइनस बी क्रॉस सी, और ये लिखा है ए क्रॉस सी, तो इसको हमने लिखा माइनस सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये मॉडुलस गायब हो गया, ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये जो है डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा लिखा हुआ है, या फिर ऐसे समझो ये लिखा हुआ है ए बी क्रॉस ए सी, करके देख लेना, या फिर आपको याद हो तो ए बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉडुलस बाय 2 आपका एरिया होता है, जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो आंसर इज, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14, आंसर हो गया कौन सा, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन। ठीक है भाई, तो आपके पास लाइन है x माइनस 1/3, y माइनस 2/1, z माइनस 3/2 एंड x माइनस 3/1, y माइनस 1/2 एंड z माइनस 2/3। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि हमें वो प्लेन की इक्वेशन बतानी है, जो प्लेन इसके इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बस, और ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, सुनना भाई। तो हमने क्या किया, इस पर कोई भी एक पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, 1 + 3 लैम्डा, 2 + लैम्डा एंड 3 + 2 लैम्डा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ रख दिया हमने, तो 1 + 3 लैम्डा माइनस 3/1, तो ये बचा 3 लैम्डा माइनस 2/1, यहाँ रखा तो 2 + लैम्डा, तो लैम्डा + 1/2, यहाँ रखा तो 2 लैम्डा + 1/3। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो गया 6 लैम्डा, तो 5 लैम्डा = 5, तो लैम्डा आ गया 1। क्या लैम्डा 1 सेटिस्फाई कर रहा है सभी को, इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो कर रहा है, 1 = 1, तो लैम्डा आपका 1 आ गया, लैम्डा 1 आ गया, मतलब जो पॉइंट है वो आपका आ गया 4
5। ध्यान से सुनना, ये तो हमने 4 3 5 वो क्या निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगला कंसेप्ट है उसको समझो, ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये आपका प्लेन है, ये प्लेन है, बात को समझना, और ये आपका प्लेन है, ठीक है, और ओरिजिन मान लो ये है। इससे इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जैसे मैं प्लेन को यहाँ लूं, अच्छा, और जो आपका प्लेन है वो इस पॉइंट से तो पास होगा। तो जैसे प्लेन में ये ले लूं, ओरिजिन ये ले लूं, तो जो डिस्टेंस होगी वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, वो ये होगी। मैं प्लेन को ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, बात को समझना, इधर होगा वही क्राइटेरिया होगा। तो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, जब ओरिजिन और, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो इसको, मैंने बोला कि ओरिजिन मान लो ये है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या है, 4 3 5। ध्यान से समझना, मान लो वो पॉइंट हमने ले लिया 4 3 5, प्लेन इससे पास हो रहा है। प्लेन आप ऐसे समझो, मैं प्लेन ऐसा ले रहा हूँ, बात को समझना, प्लेन ऐसा ले रहा हूँ। यदि प्लेन मैंने ऐसा लिया, कुछ मान लो ये लिया, ये 2D की बात कर रहा हूँ, 2D में मतलब प्लेन आपका ये पूरा ऐसा जा रहा है, ठीक है। समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो कि ये लाइन दिखेगी आपको, समझ पा रहे हो, ये प्लेन आपका ऐसा है, ओके। तो मैंने प्लेन मान लो एक समय के लिए ये लिया, तो जो डिस्टेंस होगी आपकी, वो इस पॉइंट ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। बट उसने क्या बोला है कि आपको डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, तो क्या और किसी केस में ये डिस्टेंस जो है बढ़ सकती है क्या? तो हमने प्लेन ये लिया फिर नई पोजीशन पे। मैं यहां से पास क्यों करा रहा हूं, क्योंकि 4 3 5 से तो पास करेगा ना, सारी बात समझ गए। तो इस समय डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, समझ पा रहे हो। अब मान लो प्लेन वो ये हो जाए तो डिस्टेंस कौन सी होगी, ये। मान लो प्लेन ऐसा हो जाए तो डिस्टेंस क्या होगी, ये। तो कहने का मतलब ये है कि मान अच्छा प्लेन यहां से पास हो जाए इन दोनों से, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं इधर जाता हूं तो डिस्टेंस बढ़ रही है, इधर जा रहा हूं तो डिस्टेंस बढ़ रही है, इधर जा रहा हूं तो डिस्टेंस बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम हो रहा है, और वो कौन सा केस होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो वो कौन सा केस होगा, जब वो प्लेन आपका ऐसा हो इस टाइप से, और ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो। मतलब ओरिजिन से ये जो प्लेन है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे तो वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए, 4 3 5। क्योंकि जो प्लेन है आपका रोटेट कहां पर हो रहा है, रोटेट का मतलब ये है कि 4 3 5 से पास हो रहा है। तो हम जो ऐसा कर रहे हैं इसको, तो मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से प्लेन पे डाले, तो वो क्या होना चाहिए, 4 3 5। तभी आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि इधर दोगे तो मिनिमम हो रहा है, इधर कम पड़ रहा है, इधर करते हो तो इधर भी कम पड़ रहा है। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब ये ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाले प्लेन पे, तो वो 4 3 5 हो। तो यदि ऐसा बोला तो आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर आपका आ जाएगा। तो प्लेन जैसे है तो 4 3 5 और ओरिजिन जो है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, इसके डायरेक्शन वेक्टर आ गया 4 3 5। तो वेक्टर हो गया 4x माइनस पॉइंट क्या है 4, इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, प्लस 3y माइनस 3 प्लस z 5 z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई प्लेन की 4x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 माइनस 50। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 16। So now question number 16, if r vector and x vector are non-zero constant vectors and the scalar b is chosen such that r plus bs is minimum, then so that the value of bs modulus square plus r plus bs modulus square is equal to mod of r square। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको समझो आप, ये लाइन है, ठीक है। इस पर हमने कोई वेक्टर लिया r वेक्टर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ले ली s वेक्टर।
तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से यहाँ तक हमने वेक्टर ले लिया, ये बी एस वेक्टर। आ रही बात समझ में? ये पॉइंट, ये कहीं ओरिजिन हुआ तो ये आपका वेक्टर हो गया आर वेक्टर, ये बी एस वेक्टर, तो ये क्या हो गया आपका आर प्लस बी एस। कोई डाउट? ये आर वेक्टर, ये बी एस वेक्टर, तो ये आर प्लस बी एस हो गया, ये आपका पॉइंट वेक्टर। अब उसने क्या बोला है कि आर प्लस बी एस मिनिमम चाहिए। तो आर प्लस बी एस मिनिमम होने का मतलब है कि ये जैसे ये वेरी कर रहा है, हम बी एस को वेरी करा है, तो आर प्लस बी एस ये मिलेगा, ठीक है। जैसे ये मिला, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, यही मिल सकता है। तो मिनिमम कब मिलेगा? जब ये परपेंडिकुलर हो। मिनिमम कब मिलेगा? जब ये परपेंडिकुलर हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये आप आर प्लस बी एस जो है मिनिमम कब मिलेगा? जब ये और ये परपेंडिकुलर हो। तो ये आपका बी एस वेक्टर हो गया और ये आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो यहाँ पाइथागोरस लगा दो। तो बी एस वेक्टर प्लस आर प्लस बी एस वेक्टर का मॉडुलस, पाइथागोरस लगा रहे हैं, इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर। भाई मिनिमम कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था प्लेन वाला, उसी टाइप से ही है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इससे तो ज्यादा ही होगी। अरे भाई ऐसे समझो, ये हाइपोटेनस है तो मतलब ज्यादा ही होगा ना इससे। ऐसे इधर भी होगा। तो मिनिमम कब होगा? जब ये आर प्लस बी एस, आर वेक्टर प्लस बी एस वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए इस लाइन के, जिसकी डायरेक्शन है इस वेक्टर और आर वेक्टर एक कोई फिक्स पॉइंट है, ऐसा समझ लो इसको। आगे बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 17। में क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी अ पॉइंट पी इज चूजन ऑन साइड ए बी सो दैट ए पी इज टू पी बी 1:4, ठीक है। इसको डायग्राम बनाते चलो तो चीजें क्लियर होती चलेगी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट पी इज चूजन ऑन साइड ए बी सच दैट ए पी इज टू पी बी 1:4। तो P इस हिसाब से लिया कि रेशियो जो है 1:4 का है, मतलब AP इज टू PB, इधर से 1:4, सही है, ठीक है। एंड Q इज चूजन ऑन द साइड BC सच दैट CQ इज टू QB इज 1:3, इधर से रेशियो 1:3, या हम बोले BQ इज टू QC हो गया 3:1, एक ही बात है ना। सेगमेंट CP एंड AQ इंटरसेक्ट एट M, सेगमेंट CP एंड AQ intersect at M if the ratio of MC is to PC is expressed as a rational number in the lowest form is A by B, find A plus B। okay, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, एक को आप ले लो ओरिजिन, ठीक है, और बाकी को वेक्टर्स में ले लो। आगे बात समझ में? जैसे हमने ये बोला तो P का पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया। P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 4 times this into 1 times this divided by 5। तो P का पोजीशन वेक्टर आपका हो गया B वेक्टर बाय, P का पोजीशन वेक्टर हो गया B वेक्टर बाय 5। सिमिलरली Q के लिए Q का पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा 3C वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। आगे बात समझ में? अब PC और AQ किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट M पर। तो आपसे रेशियो पूछा गया है MC इज टू PC। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, इसमें क्या करेंगे हम, इसको बोल दिया λ/1। मान लो M पॉइंट जो है CP को λ/1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, और M पॉइंट जो है AQ को μ या T/1 में डिवाइड कर रहा है। तो M जो है, M का मैं पोजीशन वेक्टर दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? लैम्डा टाइम्स ऑफ P का पोजीशन, मतलब λB वेक्टर बाय 5 प्लस 1 टाइम्स दिस, तो C वेक्टर डिवाइडेड बाय λ+1। तो ये M का पोजीशन वेक्टर हो गया। आ रही बात समझ में? और उसका पोजीशन वेक्टर हम AQ की मदद से भी लिख सकते हैं, तो T टाइम्स ऑफ Q का पोजीशन वेक्टर
तो t टाइम्स ऑफ q का पोजीशन वेक्टर हो गया 3c वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 4 इंटू 1 इंटू ओरिजिन डिवाइडेड बाय t प्लस 1। तो m का पोजीशन वेक्टर हम p और c की मदद से लिखा और a और q की मदद से लिखा, तो पोजीशन वेक्टर तो सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना यहाँ पर, तो b वेक्टर क्या आ गया, लेमडा अपॉन में 5 लेमडा प्लस 1 और 1 अपॉन में लेमडा प्लस 1 सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इधर बी वेक्टर के साथ आ गया टी बाय 4t प्लस 1 और सी के साथ आ गया, क्या आया सी के साथ, ये t था ना, तो 3t बाय ये t था ना, हाँ t था, 3t बाय 4t प्लस 1। अब b वेक्टर और c वेक्टर यदि ट्रायंगल बन रहा है तो b वेक्टर ये हुआ, c वेक्टर ये हुआ, तो दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर है। तो हम जानते हैं कि जैसे a वेक्टर और b वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर है, यदि हम ऐसा लिखें तो लेमडा 1 और लेमडा 2 जीरो होना चाहिए, मतलब जो कोफिशिएंट बने उसका जीरो हो, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें कि μ1 a वेक्टर प्लस μ2 b वेक्टर, तो एक इसको इधर लाओ तो लेमडा 1 माइनस एक a वेक्टर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, लेमडा 1 माइनस μ1, उसको जीरो, या ऐसे बोलो कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो दिस और दिस शुड बी इक्वल, लेमडा अपॉन में 5 लेमडा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू दिस t अपॉन में 4t प्लस 1। आ रही बात समझ में? और ऐसे ही सी वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन में लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 3t अपॉन में 4t प्लस 1, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, एम सी अपॉन में पी सी। तो एम सी क्या है, लेमडा, और पी सी क्या है, 1 प्लस लेमडा। तो हम यदि लेमडा निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो टी को एलिमिनेट करना है, तो टी को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर दो सीधा, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन में 5, टी लेमडा प्लस 1 कैंसिल हो गया, इधर से हो जाएगा ये 4 है तो ये बचेगा 1/3, तो लेमडा हो गया आपका 5/3। यदि लेमडा 5/3 हो गया तो यहाँ रख दो, तो 5/3 अपॉन में 1 प्लस 5/3, तो ये हो गया 5 अपॉन में 8। तो ये a बाई बी आ गया, लोएस्ट फॉर्म में है, तो a प्लस बी कितना हो गया, 30। आंसर इज 30। आगे बात समझ में? तो इस टाइप के जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसा करो, या दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है अब कि P और C की मदद से, दोनों पॉइंट पता है हमें, इससे एक लाइन लिखो, A और Q की मदद से एक और लाइन लिखो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो एम आ गया तो पूरी कहानी आ गई दुनिया की। क्या बोला गया है, ये दोनों पॉइंट से लाइन लिख लो 3D में, इन दोनों पॉइंट से लाइन लिख लो 3D में, दोनों को सॉल्व करो तो एम आ गया तो सब कुछ आ गया, ठीक है।